Yes, today we are going to read chapter number 2, Sector of Indian Economy. So as per the screen you can see over here, we are going to read the introduction first. Okay, people are engaged in many economic activities like मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. लोग जो हैं वो अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी हैं, जैसे कि सामान का बनाना, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी इज बाय ग्रुपिंग दीज एक्टिविटी इनटू वन यूजिंग इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. अब क्या है, इसको इकोनॉमी को समझने के लिए द बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड, इस इकोनॉमी को समझने की सबसे अच्छी चीज़ है कि एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर दी जाए, एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर दी जाए. दीज ग्रुप्स और द कंपोनेंट, ये ग्रुप्स या फिर कंपोनेंट्स जो हैं आर कॉल्ड सेक्टर्स, इनको ही सेक्टर. तो कई बार क्वेश्चन आता है सेक्टर्स क्या है, तो ग्रुपिंग ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज नोन एज सेक्टर. क्लासिफाइंग द इकोनॉमी इनटू वेरियस सेक्टर्स अलाउज अस टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी इन डेप्थ. हम इकोनॉमी को अगर क्लासिफाई करके पढ़ेंगे तो उसकी डेप्थ को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं. Thus a sector is a major component of economy. इसलिए सेक्टर क्या है, एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है, मेजर फैक्टर है ऑफ इकोनॉमी इन विच द बिजनेसेस और मार्केट्स शेयर कॉमन प्रोडक्ट और सर्विसेज. जिसमें बिजनेस और मार्केट कॉमन प्रोडक्ट के सर्विसेज को शेयर करते हैं. अब देखिए आपका नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर बेस्ड ऑन एक्टिविटीज. As we have read in class 9th also, as per the activities, first of all, there are the three basic types of classification. तीन जो हैं वो बेसिक क्लासिफिकेशन हैं. सबसे पहले आपका होता है प्राइमरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर्स एंड रिलेटेड सेक्टर, मतलब दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर्स एंड रिलेटेड सेक्टर. इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. इसमें मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, मतलब सामानों का बनाना है बाई यूटिलाइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके या यूटिलाइज करके चीज़ों को बनाना होता है. इसमें लाइक क्रॉप्स, कोल, डेयरी प्रोडक्ट्स, आयरन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, एंड दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी सेक्टर. आई थिंक इट्स वेरी इजी, यू माइट बी नोइंग ऑल्सो. अब एग्जाम्पल में इसमें लिखा हुआ है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज मेनली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल. कल्टीवेशन जो है इसका कॉटन का पूरी तरीके से डिपेंडेंट है नेचुरल फैक्टर्स पर, जैसे कि रेनफॉल, क्लाइमेट एंड सनशाइन. सो इट इज कंसिडर्ड द प्राइमरी सेक्टर, इसलिए उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं. वही कॉटन का जो कल्टीवेशन है, मान लो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको, रेनफॉल, क्लाइमेट, सनशाइन, तो दीज ऑल आर द नेचुरल फैक्टर्स and they come in the category of primary sector activities. It is called a primary as it forms the base to produce the secondary or tertiary sector. Question ये भी है कि why it is called a primary sector. तो इसको प्राइमरी इसलिए बोलते हैं because it forms, ये बनाता है the base to produce other secondary, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के जो बेस प्रोड्यूस करता है that is primary sector. That is the primary, secondary or tertiary sectors only can be successful when the primary sector will be prevailing properly or will be running nicely. As the most natural products are obtained from agriculture, क्योंकि ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होते हैं या ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि डेयरी है, फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है. द सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. याद रखें, the sector is also called agriculture and related sector. इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर. इन सेकेंडरी सेक्टर दिस इज ऑल्सो नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर. इट इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग नेचुरल प्रोडक्ट. इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया जाता है इनटू द अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म में, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट को दूसरी फॉर्म में चेंज करके यूजिंग द ह्यूमन मेड और ह्यूमन मेड इंटरवेंशंस का मतलब ये है कि ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन द इंडस्ट्री, वर्कशॉप और होम. और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है इंडस्ट्री में, वर्कशॉप में या फिर घर में, वो आपका सेकेंडरी पर्पज, सेकेंडरी सेक्टर में आता है. मतलब प्रोडक्शन ऑफ एनीथिंग और द रॉ मटेरियल व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड. सो ड्यूरिंग दैट द होल प्रोसेस इज डन, दैट इज नोन एज secondary sector.
अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ, कॉटन फाइबर फ्रॉम नेचुरल सोर्स, एक तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोथ हो गया, कॉटन फाइबर होगी जो नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त करते हैं, है ना। प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू द क्लोथ यूजिंग स्पिन यार्न, यार्न को बनाकर, धागे से बनाकर जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, सॉरी, सिंस दिस सेक्टर इज एसोसिएटेड विद वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो बहुत हर प्रकार की आई थिंक इंडस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके बाद आपका थर्ड सेक्टर जो है विच इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स एंड नाउ इट इज रनिंग एट द टॉप, दैट इज टर्शरी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। इट इन्वॉल्व्स द एक्टिविटीज ऑफ सर्विसेज, इसमें आपकी वो एक्टिविटीज सर्विसेज आती हैं विच एड्स द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जिसकी वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है। These activities directly do not produce goods, इन एक्टिविटीज में डायरेक्टली तो कोई सामान प्रोड्यूस नहीं होता है, बट दे प्रोवाइड सर्विसेज, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दैट सपोर्ट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे कि कहने का मतलब सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर इज नोन एज द सर्विस सेक्टर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड, ATM machines and so many examples are there of the tertiary sector. These activities generate services, क्योंकि ये एक्टिविटीज सर्विस को जनरेट करती हैं rather than goods, मतलब उसमें गुड का प्रोडक्शन ना होकर सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। Thus the tertiary sector is also called the service sector, इसलिए टर्सरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। The service sector also includes, सर्विस सेक्टर्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं। Essential services like teachers, suppose I am teaching right now, providing service to you guys, doctors, washermen, barbers, administratives and the accounting works, ये सारे जो हैं आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। Also IT services such as internet cafe, ATM booths etc. are also the ones who are providing the services and comes in the category of service sector. अब क्या है, ऑल थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटरडिपेंडेंट ऑन वन सेक्टर कैनॉट फंक्शन। अब सारे जो तीनों सेक्टर्स जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। वन सेक्टर कैनॉट फंक्शन स्मूथली विदाउट द अदर, एक सेक्टर दूसरे के बगैर नहीं चल सकता, प्रॉपर से स्मूथली नहीं चल सकता। मीन्स ऑल थ्री सेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। लाइक सपोज इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम्पल, आपने प्राइमरी सेक्टर में शुगर केन का प्रोडक्शन किया, सेकेंडरी में आपको चाहिए इंडस्ट्री चाहिए टू कन्वर्ट द शुगर केन इनटू शुगर, एंड द ट्रांसपोर्टेशन इज डन व्हेन द ट्रॉलीज आर यूज्ड टू टेक द शुगर केन फ्रॉम द फील्ड टू द फैक्ट्री, दैट टाइम सर्विस इज बीइंग प्रोवाइडेड। So all three sectors run hand in hand. All three sectors are highly independent. Examples: if a farmer refuses to sell their raw product, अगर एक फार्मर अपना रॉ प्रोडक्ट बेचने से मना कर दे, it would shut down the business of secondary and तो क्या होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर्स की और सर्विस सेक्टर्स की एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएंगी। मतलब हाउ इम्पोर्टेंट इज द प्राइमरी सेक्टर। अब देखिए क्या है इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, इसमें क्या है कि ऑल थ्री सेक्टर्स हैव टू बी कंपेयर्ड एंड व्हिच वन इज बेटर इज बीइंग प्रूव्ड आउट हियर। आर यू गेटिंग माय वर्ड्स? इट इज कॉम्प्लेक्स टास्क टू काउंट द नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑल थ्री सेक्टर्स। ये जो है ना ऑलमोस्ट बहुत ही टफ काम है कि नंबर ऑफ गुड्स, कितने ज़्यादा सामान कहाँ प्रोडक्शन हो रहा है और कैसी सर्विसेज हैं तीनों सेक्टर्स की, काउंट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है ना। इन स्टेट ऑफ एवेल्युएटिंग द एक्चुअल नंबर, इसीलिए क्या होता है कि एक्चुअल नंबर को एवेल्युएट या मूल्यांकन करने से बेटर है द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर इज यूज्ड टू कंपेयर। उनकी वैल्यू कर ली जाए, उनकी गुड्स और सर्विसेज की जो वैल्यू है उसको देख लिया जाए रादर देन द प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नंबर ऑफ सर्विस। In this the value of only final goods and services are considered। इसमें वैल्यू जो है वो सिर्फ फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की ही कंसीडर की जाती है।
एज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फिनिश गुड। क्योंकि जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, पता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी इंक्लूड रहती है फाइनल वैल्यू में। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। नॉर्मली यू माइट हैव हर्ड पीपल सेइंग अबाउट द जीडीपी, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो व्हाट इज द जीडीपी? द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो फाइनल वैल्यू होती है सामान की या सर्विसेज की, प्रोड्यूस इन ईच ईयर, प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, प्रोड्यूस इन हर एक सेक्टर में जो प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर में, प्रोवाइड्स अ सेक्टर, प्रोवाइड्स द सेक्टर्स टोटल प्रोडक्शन फॉर दैट ईयर। तो पूरे साल में जो प्रोडक्शन होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में, वो उससे पता लगता है। अब क्या है, सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑल द थ्री सेक्टर्स, अब सम मतलब ऐड करते हैं जो प्रोडक्शन होता है तीनों सेक्टर्स में, जो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। कहने का मतलब पहले फाइनल वैल्यू निकाली जाती है तीनों सेक्टर्स की, उसके बाद ऐड कर दिया जाता है, और फिर वॉट एवर कम्स दैट इज नोन एज द जीडीपी ऑफ द कंट्री। अलग अलग तीनों सेक्टर्स जो हैं वो जीडीपी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो अब स्टार्टिंग में हर कंट्री का भी हिसाब था, अब यहाँ भी पढ़ेंगे। प्राइमरी सेक्टर जो था दैट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेयरिंग जीडीपीज। क्या इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ये वैल्यू है सारे फाइनल गुड्स की, सर्विसेज की, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, जो एक कंट्री के अंदर पैदा होते हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर, तो उस किसी पर्टिकुलर ईयर में। जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ बिग द इकोनॉमी। जीडीपी से तुरंत पता लग जाती है कि अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। तो जो प्रोडक्शन होता है, सर्विसेज प्रोडक्शन होते हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उससे जब उनकी फाइनल वैल्यू निकाली जाती है उससे पता लग जाता है कितनी, मतलब कितनी बड़ी इस कंट्री की और कितनी छोटी इकोनॉमी है। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन अप द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी। इंडिया में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जीडीपी के को मेजर करने की, विद ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन गवर्नमेंट्स हेल्प। लेकिन किसकी हेल्प से? स्टेट की और सारे यूनियन गवर्नमेंट्स जितने भी हैं उन सबकी हेल्प से ही इट इज पॉसिबल। अब देखिए क्या है, इसमें हिस्टोरिकल चेंज हुए हैं इस सेक्टर में। हिस्टोरिकल चेंज का मतलब पहले क्या था, अब क्या है, बीच में क्या है। ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में इनिशियल फेज ऑफ द डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेक्टर वाज रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। उस समय क्या था, प्राइमरी सेक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर कहा गया था, माना जाता था इंडियन इकोनॉमी का। ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे समय बीतता गया, अ ग्रेजुअल शिफ्ट हैज अकर्ड, एक ग्रेजुअल शिफ्ट हुआ और चेंजेस हुए, एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेक्टर हैव चेंज, और सेक्टर्स के जो इम्पोर्टेंस थे वो चेंज हो गए। प्रेजेंटली द सर्विस सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज द फोरमोस्ट। अब प्रेजेंटली आज के टाइम पर क्या सर्विस सेक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के रूप में उभर के आया है। मतलब नाउ डेज, स्टार्टिंग में तो एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो, but now the service sector has proved itself better than the rest of the two sectors. Primary and secondary sectors in India. अब इसका इंडिया में क्या है, ग्राफ आपकी NCERT बुक में दिया गया है, you just read it out, see once. As per that graph, description is out here. The graph shows that the production has greatly elevated over the years. प्रोडक्शन जो है वो बड़ा है पिछले कुछ सालों में, in all three sectors, तीनों ही सेक्टर्स में। However, it has inflated the most in tertiary sector. हालांकि सबसे ज़्यादा ये टर्सरी में रहा है। NCERT के में ग्राफ प्लीज जरूर देखें। And it has replaced the primary sector as the largest producing sector in India. और इसने जो प्राइमरी सेक्टर था, जो सबसे बड़ा सेक्टर था इंडिया का, उसको रिप्लेस कर दिया है। किसने रिप्लेस किया? टर्सरी सेक्टर ने। इसने टर्सरी सेक्टर ने रिप्लेस कर दिया है। अब टर्सरी सेक्टर ने रिप्लेस किया है, एक्चुअली उसके कुछ रीजंस हैं, एंड व्हाट आर दे? राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। एक्चुअली क्यों? द रीजन दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मेकिंग द टर्सरी और सर्विस सेक्टर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर। जो रीजंस हैं नीचे लिखे गए वो बताते हैं कि क्यों आखिर टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर आज का बन गया है। तो नंबर 1 है
द इम्पोर्टेंस ऑफ बेसिक सर्विसेज सच एज, क्योंकि जो बेसिक सर्विसेज हैं उनका इम्पोर्टेंस बड़ा है। अब बेसिक सर्विसेज कौन कौन सी हैं आपकी? हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक्स, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, इनमें सब में सर्विसेज बहुत ज़्यादा जनरेट हुई हैं। हैज़ इंक्रीज्ड, ये सब बहुत ज़्यादा बड़े हैं। दीज हैव बिकम एन एसेंशियल सर्विसेज फॉर द पीपल, और ये सर्विसेज जो हैं एसेंशियल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज के रूप में आई हैं। एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज अ गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड प्रोविजंस फॉर दीज सर्विसेज, और डेवलपिंग कंट्रीज में सरकार को चाहिए कि वो प्रोविजंस इन सर्विसेज के लिए प्रोवाइड करे, मतलब कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, फैसिलिटी प्रोवाइड कराए। सेकेंड है वाई दिस सेक्टर इज बीइंग इंक्रीजिंग। फर्स्ट बिकॉज द बेसिक लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ा है, मतलब दे हैव बीन इन अ ग्रेट डिमांड नाउअडेज, ठीक है, वन। सेकेंड, द नेसेसिटी ऑफ द टर्शियरी सेक्टर हैज इंक्रीज्ड विद द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स इन द एक्टिविटीज, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज भी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, इसलिए नेसेसिटी जो है, इंपॉर्टेंस जो है वो टर्शियरी सेक्टर का ऑटोमेटिकली बढ़ा है। ऑटोमेटिकली हायर डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हैज लेड ग्रेटर डिमांड ऑफ सर्विसेज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। भाई एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हुआ है और ये इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है, तो इन दोनों में वर्क करने के लिए पीपल आर रिक्वायर्ड, सर्विसेज आर रिक्वायर्ड टू बी accessed, so for that the tertiary sector also has increased. Third है the income level have led to higher standard of living. अब लोगों की इनकम लेवल जो है वो पहले से बड़ी है। The income levels have led to a higher standard of living. इनकम बड़ी है, which has created demands for services, जिसकी वजह से लोगों ने सर्विसेज की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे डाइनिंग आउट, बाहर खाना खाना, शॉपिंग करना, tourism, private schools, etc. Why they have been in the influence? Because people are having the greater income now, and they go out and have food, do shoppings. So for that, so many services sectors also have improved or increased in last few years. Because of the present technological era, जो आज का टेक्नोलॉजिकल एरा है, डिमांड्स फॉर न्यू सर्विसेज, वो नई सर्विसेज का डिमांड करता है बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। किसके बेस पर? इंफॉर्मेशन के एंड टेक्नोलॉजी के हैव ऑल्सो इंक्रीज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े। तो दीज आर द फैक्टर्स दैट हैव बूस्टेड अप tertiary sector. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, वेयर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड हैं किस कौन से सेक्टर्स में? जैसे कि हमने कहा टर्सरी सेक्टर बहुत ज़बरदस्त है, प्राइमरी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आपको पता है टर्सरी सेक्टर हमारा बढ़ा जरूर है, लेकिन लोग इसमें ज़्यादा एम्प्लॉयड नहीं हैं। लोग अभी भी किस में एम्प्लॉयड हैं? प्राइमरी सेक्टर में। इसमें मतलब प्राइमरी सेक्टर जो है स्टिल इज गिविंग अ लॉट ऑफ employment to the people, and tertiary sector which has grown a lot but is not providing the services for them. How? Over the time of the 40 years, पिछले 40 सालों में अगर बात की जाए, there has been drastic change in the share of 3 sectors. Drastic मतलब बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है तीनों सेक्टर्स में in GDP, but the same is not observed when the percentage share of employment in each sector is compared. कहने का मतलब पिछले 40 सालों में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है तीनों सेक्टर की जीडीपी में, तीनों सेक्टर्स की, और तीनों सेक्टर की जीडीपी बढ़ी है, बट द सेम इज नॉट ऑब्जर्व इन द परसेंटेज शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेम नहीं किया गया है, मतलब प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है उस तरीके से जिस तरीके से मिलना चाहिए। जैसे कि द प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर, सबसे ज़्यादा लोग किसमें लगे हुए हैं? प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स रॉकेटेड 8 times ड्यूरिंग द पीरियड, फिर भी सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में, फिर भी इंडस्ट्रियल आउटपुट और गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करने का जो काम है रॉकेटेड 8 times, वो 8 टाइम ज़्यादा गया है, 8 times और 8 गुना ज़्यादा हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, these 40 years we are talking about. Employment in the industry went up by
only 3 times. Production has gone 8 times. Please pay attention. Production has gone 8 times, but the employment generation they have just 3 times. Just 3 times. Huge difference. Next, in the tertiary sector where the production inflated by 14 times. टर्सरी सेक्टर जहां पर प्रोडक्शन जो है 14 टाइम बढ़ा है. कितने टाइम? 14 टाइम्स. एंड एम्प्लॉयमेंट इन सर्विसेज सेक्टर फ्लोज ओनली 5 टाइम्स. और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 बार गुना. तो एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कर्स आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर. इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ज्यादातर मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज वर्कर्स, 50% से भी ज्यादा वर्कर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर्स में लगे हुए हैं. मेनली इन एग्रीकल्चर. ज्यादातर एग्रीकल्चर में प्रोड्यूसिंग ओनली ए क्वार्टर ऑफ द जीडीपी. जो जीडीपी का एक क्वार्टर ही है का प्रोड्यूस करते हैं. 25% ही कर रहे हैं लेकिन लगे 50% से ज्यादा है. इट्स ग्रेट आयरनी ऑफ आवर कंट्री. हाँ, सर्विसेज का प्रोडक्शन तो हो रहा है बट जनरेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट लेकिन नहीं हो रहा है. तो दिस मीन्स दैट there are many workers than required in the primary sector leading to underemployment. इसका मतलब 50 जब प्रोडक्शन 25% हो रहा है और 50% से भी ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब they are suffering or they are getting or they are in the underemployment. It means more than potential. अभी we'll discuss this also. अब देखिए आप first of all you must be clear with what is the underemployment. Last time also you had a problem to understand this. Underemployment is the underutilization of the person's skill. Underutilization of the person's skill कि मतलब स्किल उसके ज़्यादा हैं और यूटिलाइजेशन उसका कम हो रहा है. It is a situation where people are made to work less than their potential. उनके पोटेंशियल से कम काम करवाना, मतलब कि उनका पोटेंशियल ज़्यादा है और वर्क उनसे कम कर रहे हैं या कम करवाया जा रहा है. इज इन आर रिलेटिवली लो स्किल एंड लो वेज जॉब. उसमें क्या होता है? लो स्किल या फिर लो वेज जॉब होते हैं. सपोज इसमें भी एग्जाम्पल सा रहेगा. in a small field like a 5 or 10 suppose 2 hectare of land is there and where the 2 people are sufficient to do that particular field, but still more than 5 or 7 members of the same family remain involved, and if you ask them separately what are they doing, they'll simply say we are doing farming, we are doing matlab the field or that plot of land that can be managed by just 2 person being managed by 7, 8. The rest 5 or 6%, if they are removed from that particular field, there will not be any effect on the production. While those 5 or 7 will go to another field and start earning, the GDP, the per capita income will increase. So it is the same as unemployment. Unemployment के साथ भी यही है. Underemployment is hidden in contrast to unemployment. अंडरएम्प्लॉयमेंट हिडन रहता है. अगर अनएम्प्लॉयमेंट से बात करें हम अंडरएम्प्लॉयमेंट में, तो अंडरएम्प्लॉयमेंट हिडन है. बेरोजगार हैं लेकिन दिख ही नहीं रहे. बेरोजगार हैं लेकिन विच इज क्लियरली विजुअल. अनएम्प्लॉयमेंट क्लियरली विजुअल होता है. हैंस इट इज कॉल्ड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसलिए इसको अंडरएम्प्लॉयमेंट को ही क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड. हियर देयर आर द टू मेनी वर्कर्स अवेलेबल देन नेसेसरी फॉर अ जॉब. वही बात जो मैंने बताया कि बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल होते हैं और काम कम होता है. ठीक है. Thus the labor forces work redundantly with a minimal to no productivity. Even if a few workers discontinue to work, it will not affect the total economic output. As I said, अगर कुछ उसमें से वर्कर्स निकाल भी दे जाए तो भी कोई इकोनॉमी पे फर्क, उसका इकोनॉमिक आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जाम्पल इन रूरल एरिया. Example with the same that I have given you. In rural areas में क्या होता है? The kind of unemployment is more prevalent. कौन से प्रकार का unemployment prevalent है? If a piece of land is requires only 3 people to work on it. अगर कोई ऐसा खेत है, ऐसा piece of land है जिसमें 3 लोग sufficient है काम करने के लिए, and instead of 5 people, किसकी अपेक्षा? 5 लोगों की वजह से, जो 5 लोगों की अपेक्षा के बजाय जो उस पर वर्क कर रहे हैं, 3 people can do that. Then the 2 extra laborers are said to be in the situation of disguised unemployment. तो ये 2 जो एक्स्ट्रा लेबर्स हैं उनको क्या कहा जाएगा? एक ऐसी सिचुएशन में वो हैं
जहाँ जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की है. I think today we will read this much. Most of the things might have been clear, and I'll send you one more video of the same chapter. Still, if you have any problem, we will discuss in Google Meet class. I'll take your meetings also. In that we'll discuss the things that you do not understand on a particular problem you are suffering with. But my dear student, what you have to do, I'll send notes also according as along with this video. So those you have to write in your fair copy and get them checked whenever you are asked to get. Thank you very much.